यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों के बीच हम एक ऐसे संस्कृत के शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ संस्कृत विषय का बल्कि ज्योतिष विषय से भी इन्होंने उपाधि पाई है, साथ ही कई सामाजिक संगठनों के दायित्व को निभाया है। भारत की सभ्यता संस्कृति पर इनका गहरा शोध एवं अध्ययन है। तो आइए मिलते हैं आचार्य अविनाश शास्त्री जी से। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और इस पूरी परिकल्पना का मूर्त रूप देने वाले डॉक्टर रोशन सर का भी स्वागत है, जिन्होंने एक चिकित्सक के साथ साथ समाज के उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जो कि समाज के लिए तो काम कर रहे थे जी। लेकिन समाज उनको जान नहीं रहा था जी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो। इसलिए स्वागत आपका भी है, धन्यवाद भी है और रोशन जी को विशेष रूप से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शास्त्री जी, ऐसे तो आपको सभी जानते हैं, फिर भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अविनाश शास्त्री है। तेघरा प्रखंड सोखारा पंचायत है जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा जन्म वहीं हुआ। मेरे दादाजी श्री पंडित सोनेलाल मिश्र थे। लगभग बिहार में लोग उन्हें जानते थे ज्योतिषी के रूप में। तो प्रारंभिक शिक्षा एपीएसएम कॉलेज में 95-96 में हमने आईएससी से किया और दुर्भाग्य से 96 में उनका देहांत हुआ। तो उस समय संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे डॉक्टर वैद्यनाथ भास्कर। बाद में वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर बने। तो वो श्राद्ध कर्म में आए हुए थे तो उनका विचार आया कि भाई इतने पंडितों का घराना है, प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नित्यानंद मिश्र, पंडित सोनेलाल मिश्र हुए, तो इसलिए भारत का जो ये परंपरागत शिक्षा है इसको इस परिवार आगे बढ़ाए। तो हम दो भाई थे, तो लोगों ने कहा कि आप आईएससी छोड़ करके आप उपशास्त्री में नामांकन ले लीजिए। वैद्यनाथ भास्कर सर हमको कॉलेज ले गए और मैं आईएससी का एग्ज़ाम देने के बाद फिर उपशास्त्री शास्त्री किया। इसी बीच छात्र राजनीति में आने का सौभाग्य मिला। बेगूसराय ज़िला में दो ही विचारधाराएं चल रही थी, एक वामपंथ पूर्ण रूप से विकसित था और दक्षिण पंथ संघीय विचारधारा अंकुरित हो रहा था। तो अंकुरित और पल्लवित कलियों को देख करके यूं ही लोग लालायित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो मैं भी दक्षिण पंथ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। फिर छात्र राजनीति जीवन में विद्यार्थी परिषद, जिला संयोजक, नगर मंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बेगूसराय समस्तीपुर का विभाग संयोजक। अभी हाल फिलहाल तक मैं विद्यार्थी परिषद एक लेखन, अध्ययन, अध्यापन, कला, आर्ट, इन सभी क्षेत्रों में एक नया आयाम शुरू किया, राष्ट्रीय कला मंच। मैं उसका बिहार प्रदेश का प्रदेश संयोजक रहा। फिर जीविका के तौर पर मैंने शिक्षण वृत्ति को चुना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा से बीएड किया, फिर एमए एजुकेशन किया, एमए इन साइकोलॉजी किया और वर्तमान में मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ संस्कृत शिक्षक के रूप में। हाँ, नियुक्ति संस्कृत शिक्षक के रूप में हूँ, लेकिन संस्कृत शिक्षक हमको लगता है संस्कृत के साथ साथ संस्कृति की भी शिक्षा देता है। बिल्कुल भी होना भी चाहिए। तो मैं संस्कृत का भी शिक्षक हूँ और संस्कृति का भी शिक्षक हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आप संस्कृत और संस्कृति दोनों के शिक्षक हैं, कि जैसा कि शास्त्री जी आप जानते हैं कि संस्कृति भाषाओं की जननी है। संस्कृति हमें संस्कार देती है और जो हमें हमारे अंदर सभ्यता, हमारे अंदर जो हमारी वृत्ति है, हमारे अंदर जो हमारी देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, जो भी कहें समाज और मानव के कल्याण की जो सीख मिलती है, चूँकि संस्कृत का एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी जिस वैश्वीकरण की बात आज आधुनिक युग में की जा रही है, हमारा यह संस्कृत का श्लोक आदिकाल से ही हमें यह सीख देता है। लेकिन शास्त्री जी, आपको नहीं लगता कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भाषा की यह जर्नी जिसने संपूर्ण विश्व को एक ऐसा मूल मंत्र से जोड़ा है, आज कहीं ना कहीं उसकी स्थिति हमारे समाज, हमारे देश में संतोषजनक नहीं है? इसका कारण 2-3 है सर, हमें जो लगता है, और हमें जो लगता है शायद वो यथार्थ भी है कि भारत में अभी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है या प्रायः लोग जो जान रहे हैं वो भारत में ऐसा कहें कि वैदिक कालिक संस्कृति के बाद का है, अंग्रेजों का है, उसके पहले मुगलों का है। प्राचीन इतिहास को लोग कम जान रहे हैं।
उसका मुख्य कारण ये हुआ कि हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों की दास्तान में रहे। उसके बाद मुक्त होने के बाद जिन लोगों के ऊपर इतिहास को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया, जिन इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा गया, उन्होंने अपने ढंग से उसको लिखा। अभी मैं आज सवेरे सवेरे एक अध्ययन कर रहा था कि पूरी दुनिया में, शायद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में यह प्रसिद्ध है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। हाँ। लेकिन शायद अभी से 5 घंटे, हम लोग जीके में 5 घंटे पहले तक मैं भी यही जानता था। लेकिन कुंभलगढ़ किला का दीवार 15 फीट चौड़ा है और चीन की दीवार से लगभग 4 किलोमीटर अधिक लंबी है। 10 घोड़े एक साथ उस दीवार पर दौड़ सकते हैं। हमें वो नहीं बताया गया, हम उसको नहीं जान पाए। उसी तरह से भाषा, आपने जिस श्लोक का जिक्र किया कि जिसके अंत में वसुधैव कुटुंबकम, स्वामी विवेकानंद, मैं विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, तो विद्यार्थी परिषद के आदर्श स्वामी विवेकानंद, मैंने उनको पढ़ा है, समझा है, जाना है और तुलना भी किया है। शिकागो में उनका प्रवचन हुआ था, सब लोग जानते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में। लेकिन मैं उनकी एक इनसाइड स्टोरी बताता हूँ कि इस प्रकार साक्षात्कार उनका होना था और हुआ उस धर्म सम्मेलन के बाद। और आप ही के तरह प्रश्न करने वाले ने उनसे पूछा कि आपने अपने पहले संबोधन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्यों बोला? जो वेस्टर्न कल्चर थार है, जो पश्चिमी संस्कृति है, और या कहें कि पश्चिमी जो सोच है, उसके अंतर्गत एक उदर से जन्म लेने वाला ही सहोदर होता है, हम जिसको अपने यहाँ कहते हैं भाई या बहन। जी जी। बाकी लोग देवियों और सज्जनों हैं। बाकी हमारे यहाँ की जो परिकल्पना है कि मातृवत परदारे सु परदर्भे सुलोष्टवत, अपना धन ही अपना धन है, बाकी दूसरों का धन तो ढेले के समान है। अपनी स्त्री अपनी पत्नी ही अपनी पत्नी है, बाकी स्त्रियों को माता और बहनों के समान देखो। विवेकानंद से पूछा कि आपने कैसे क्या माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ उपनिषदों में यही लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है। लोगों ने टोका कि नहीं, आप जानते नहीं, 7 समुद्र पास से आए, कभी कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई अनुवांशिक संबंध है, ना कोई फिजिकल संबंध है, ना हार्टली संबंध है। उन्होंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ उपनिषदों में जो गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन अध्यापन विकसित हुआ है, उसके अंतर्गत ये विश्व बंधुत्व की भावना हम देते हैं, पूरे संसार को अपना भाई और बहन समझते हैं। तो ये हमारी भाषा की देन है। लोगों ने इसको नीचे कर दिया और संस्कृत को सिर्फ और सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष की भाषा के रूप में घोषित कर दिया। यह सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, यह पूजा पाठ से जुड़ा हुआ विषय है, बस इतना तक ही सीमित है। आज भी ऐसी बात नहीं है कि लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छे अच्छे विद्वान, आमीश त्रिपाठी, आपने नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में वो फेमस है। वो एक बैंकर्स थे, उन्होंने अपने नौकरी को छोड़ करके संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करके उन्होंने किताबें लिखनी शुरू किया और अभी पूरी दुनिया में वो किताबें जा रही है। इक्ष्वाकु के वंशज, सीता, रावण, नागाओं का रहस्य। आज तक हम लोग जान रहे थे, हिंदी वाले लोग, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम का वंश कहाँ से? तो रघु से। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि इक्ष्वाकु के वंशज नहीं, रघु से भी ऊपर थे इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में राजा राम आए। और तो इन 200 वर्षों के अंग्रेजों के शासन में और उसके बाद के राजनीतिक उपेक्षा के कारण वह एक सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ग्रंथ बन के रह गया, वह इतिहास नहीं बन पाया। हमारी प्राचीन भाषा जो संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी, जो बुद्ध तक आई प्राकृत पाली के रूप में आई, और फिर बाद में जो उसको इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट होते होते हम उसको छोड़ दिए। ये मूल कारण है। अब यह भी सही है कि लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। आज दुनिया के कई देशों में, संभ्रांत देशों में, संभ्रांत वर्ग में, संभ्रांत परिवार में और संभ्रांत लोगों के द्वारा जो यह संस्कृत भाषा है, इस पे मैं एक विषय आपके प्रश्न में ही आ रहा था कि संस्कृत भाषा विशुद्ध वैज्ञानिक है। अभी नहीं, ये जो अभी आप कहें बिल्कुल कि दुनिया ने हमारी भाषा को अपनाया, अभी दुनिया अपना रही है हमारी भाषा। हमारा प्रश्न ये है कि सर संस्कृति की जो स्थिति है वर्तमान समाज में या वर्तमान हमारे भारत देश में, वह संतोषजनक नहीं है। जबकि इतिहास में हमारा संस्कृत पूजित रहा है और हमने उसे हमेशा स्वर्णिम माना है। तो मेरा यह मानना है, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि संस्कृत के आप शिक्षक भी हैं, आपने आज शास्त्री की भी डिग्री ली हुई है, और मेरा बस ये प्रश्न है कि क्या कारण है, और अगर जो मूल कारण है संस्कृति की दुर्दशा के कारण, तो इसमें सुधार कैसे हो सकता है? 2 चीज, ये कारण क्या है और उसकी सुधार की क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भारत लोकतांत्रिक देश है।
कोई भी संगठन हो, चाहे दक्षिणपंथी संगठन हो, वामपंथी संगठन हो, उन संगठन के जो विचार हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता हैं, वो अपने विचारों को तभी आम लोगों तक परोस सकते हैं जब वो सत्ता में आएंगे, चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है। तो पहला प्रश्न जो आपका है कि दुर्दशा का मूल कारण क्या है, तो राजनीतिक उदासीनता है। कैसे ठीक होगा, तो यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आम लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि संस्कृत सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, यह ऐसा कहे कि भाषाओं की जननी है। आपने मदर शब्द का किया, मैं ईसाइयत पे आकर के उस दौर से डाइवर्ट हो गया था। मैं उसमें ये कह रहा था कि ईसा मसीह यानी कि ईसाई वर्ष पश्चिमी देशों का जिसको हमने अपनाया, जिसको दुनिया ने अपनाया, वो 2020 साल पुराना है। जब वो प्रारंभ हुआ होगा तो संडे और मंडे बना होगा, प्रारंभ से बना होगा। जब कभी ईस्वी एक हुआ होगा, उस दिन दिन की कल्पना शुरू हुई होगी कि 7 दिन होते हैं तो हम 7 महीने को 7 दिन में ही बांटेंगे। तो उन्होंने शुरू किया कि पहला दिन संडे। बड़ा मार्मिक प्रश्न है ये विषय, आप इसको समझिएगा कि संडे से पहले उनका दिन कुछ नहीं होगा। फिर वो संडे आया कहाँ से? सन, सूर्य। हमारे यहाँ सूर्य है और रविवार को कहते हैं रविवार। हिंदी में पर्यायवाची में सब लोग 5वें 6ठे में पढ़ते हैं रवि, भास्कर, दिनकर, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य। रवि मीन्स सूर्य, रवि मीन्स सूर्य। मून डे उसको भी, हाँ जी जी, मून डे जी, मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रवाश्रय, सोम, चंद्रमा, शशि, ये एक ही चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा ये मानना है कि पूरी दुनिया को हमने ही दिया है। अभी स्पीच थेरेपी के बहुत सारे डॉक्टर हो रहे हैं, तो हम जिनको स्पीच थेरेपी करवाते हैं, क्या करवाते हैं स्पीच थेरेपी, होता क्या है स्पीच थेरेपी? तो जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, हम उनको बोलने के लिए सिखाते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, तो क्या है इसका पद्धति क्या है? तो जो कुछ उससे हमने बात किया, सोचा, समझा, हमको लगा कि ये तो पाणिनि ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में सब कुछ लिख दिया। अकः सवर्णे दीर्घ, बच्चा क का उच्चारण नहीं करता है, काका काकी नहीं बोल पाता है, कमल किशन नहीं बोल पाता, यानी कि उसके कहीं ना कहीं कंठ में प्रॉब्लम है, उसके कंठ से आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि अकः सवर्णे दीर्घ पाणिनि ने लिखा कि उच्चारण स्थान क से होता है, तो वो वहां से है। उसने कहा कि बच्चे पौ नहीं बोलते हैं, तो हम कहते हैं इसका ओष्ठ का पूर्ण विकास नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसका ओष्ठ कटा हुआ है। तो हमारे गांव घरों में जो खोना होता है जिसका ओष्ठ कटा होता है, वो फ को फ बोलता है, फ ठीक से नहीं उच्चारण करता। पाणिनि ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा कि उपुह पद्मा नियाना मोष्ठ, उ पवर्ग और म का उच्चारण स्थान ओष्ठ में है। तो संस्कृत हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ दे रहा है और देगा। मैक्स मुलर ने अपने इसमें बहुत कुछ लिखा, जो भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, 10वीं वर्ग में संस्कृत का शिक्षक होने के सभी बच्चों का, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उन्होंने लिखा कि सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश अगर कोई है तो भारत देश है। एक एक बिंदु पर उन्होंने क्लियर किया। तो इसमें सबसे ज्यादा लगता है कि इसकी उपेक्षा का मुख्य कारण राजनीतिक उदासीनता है, और इसकी समृद्धि का भी कारण राजनीतिक मानसिकता ही बनेगा। राजनीतिक रूप से जब लोग यह समझेंगे कि नहीं, हमको विश्वगुरु अगर बनना है तो हमें अपनी प्राचीन वैभवशाली सभ्यता संस्कृति के ही रास्ते पर चल करके हम बन सकते हैं, तभी इसका कल्याण होगा और तभी भारत का भी पूर्ण विकास हो सकता है और भारत माता फिर वैभव के परम उच्चतम शिखर पे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने सुंदर विचार दिए, और आशा भी करते हैं कि जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारा संस्कृत रहा है, जो भाषाओं की जननी और जगत गुरु के रूप में जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, पुनः समूह के सहयोग से जीवंत होगी। सर, आप जो है छात्र राजनीति से बहुत दिनों तक जुड़ा रहा है आपका, संस्कृति कला संयोजक रहे हैं आप कला मंच के, तो मेरा आपसे वर्तमान परिदृश्य में ये प्रश्न है कि हमारी जो अपनी संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो प्राचीन हम जो अपनी संस्कृति रही है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, आज हमने उसे छोड़ा है। मानवता का कल्याण, समाज का कल्याण, परोपकारता की भावना, सद्भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, ये सारी हमारी संस्कृति रही। लेकिन आज क्या है कि आज वेस्टर्न कल्चर जो है ना, कि एक जो हमारी संयुक्त परिवार की प्रथा हुआ करती थी प्राचीन समय में, आज वेस्टर्न कल्चर ने उसे एक छोटा परिवार के नाम पे एक ये कहें कि सीमित दायरे में बांध के रखा है। लोग आप सेपरेट, लोगों ने खुद को सेपरेट कर लिया। जो हमारी समाजवाद, जो हमारी संस्कृति होती थी, जो हमारी सामाजिकता जो होता था, वो खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं उनका रहन सहन, उनका सूझबूझ, उनका खान पान, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके विचारों पर हमारी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर कि हमने जो अपनी संस्कृति है उसको गवाया है और दूसरे की संस्कृति को गले लगाया है?
और मुझे लगता है कि हमने कुछ पाया नहीं, हमने बहुत कुछ लुटाया है। क्या करना चाहेंगे सर? सही कह रहे हैं आप। इसमें मुझे एक बहुत अच्छी उक्ति याद आ रही है के.एन. गोविंदाचार्य की। राजनीति से इसको मत लीजिएगा, चूँकि के.एन. गोविंदाचार्य कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, स्वदेशी जागरण मंच अभी चला रहे हैं। मैं छात्र राजनीति जीवन में सासाराम में के प्रांतीय अधिवेशन में था, उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि विदेशी को स्वदेशानुकूल और स्वदेशी को युगानुकूल, दो पंक्ति है और बहुत बड़ा विषय इसमें है। हमने अपनी संस्कृति को खोया, वो नष्ट हुआ, फिर भी बहुत कुछ बच के रहा और आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि कैसे बचा हुआ है और कैसे नष्ट हुआ। इस पे आज भी लोग घर बनाते हैं ना सर, तो कहते हैं कि दक्षिण की तरफ मुख्य द्वार मत दो। क्या है भाई, दक्षिण के द्वार मुख्य द्वार देंगे तो क्या होगा? तो दक्षिण में तो प्रेत रहता है, तो उधर से वो प्रेत आ जाएगा, अशुभ मानते हैं उसके घर को। खिड़की भी देना है ना तो दक्षिण में नहीं दो तो पूरा वास्तुकला से हम पूरा अपने घर को बनाते हैं। वास्तुकला आपने शब्द ले आया। बारहमीर भारत के सबसे बड़े वास्तुशास्त्री हुए। वास्तुशास्त्री नहीं बल्कि हम अपनी भाषा में उनको कहते हैं कि वो बड़े सबसे बड़े आर्किटेक्चर हुए, वो सबसे बड़े वास्तु वैज्ञानिक हुए और सबसे बड़े इंजीनियर हुए। जी जी। भारत का जो पूरा मैप है ना सर, जी जी, आप उसको देखिए ग्लोब में, तो दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दिक्कत ये है ना कि हम सब चीज़, हमारे यहाँ जो प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत में थी और सारी बातें संस्कृत में लिखी हुई हैं, हम उनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं, चूंकि हमने मान लिया कि संस्कृत एक खास जाति वर्ग विशेष के लिए है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म है और पंडित जी के ठगने का ये पोथी है। लेकिन वास्तुशास्त्र बारहमीर ने लिखा, पूरा उसमें डिजाइन किया और थॉट दे के समझाया कि देखो भाई, भौतिकी में पढ़ते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट है, मैग्नेट में दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शे में भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह जो वास्तुशास्त्र है वो भारत के लिए अधिक प्रासंगिक है, अमेरिका के लिए प्रासंगिक नहीं होगा, एशिया के लिए प्रासंगिक है, वो इंग्लैंड के लिए प्रासंगिक नहीं। और उसका उन्होंने थॉट दिया कि भारत में जब भूकंप आएगा ना तो उसका झटका दक्षिण से आएगा। तय है कि उसका झटका दक्षिण से आएगा। पृथ्वी जिस अक्ष पर टिकी हुई है वो इधर से या आएगा नहीं बल्कि आता भी है। हम अगर मकान के दक्षिण तरफ अधिक खिड़की खोल दें, अधिक द्वार खोल दें और उत्तर के तरफ बंद कर दे, खिड़की दरवाजे नहीं छोड़ें, तो क्या होगा कि हमारा उत्तर दक्षिण का दीवार मजबूत के बदले कमजोर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और जब भूकंप का झटका आएगा तो हमारा मकान वह टूटने का भय रहेगा, हम मरेंगे। इसलिए एकदम ठेठ मूर्ख भाषा में लोगों को यह समझा दिया गया कि दक्षिण के तरफ द्वार मत दो, खिड़की मत दो, उधर से इसका वैज्ञानिक महत्व आपने बताया। तो अभी के समय में जरूरत यही है, हर विषय को नए ढंग से, जिस प्रकार से अमीश ने इक्ष्वाकु के वंशज एक उपन्यास लिखा, मिथिला की योद्धा सीता उन्होंने लिखा और लोग उसको पूरी दुनिया में चाव से पढ़ रहे हैं। उन्होंने उसका अंग्रेजी भाषा में लिखा, तब डिमांड आया तो उन्होंने हिंदी में लिखा। जरूरत यही है कि बारहमीर के विरत संहिता को, पराशर लिखित के लघु पराशरी को, अद्भुत सागर, लीला अध्याय, गोलाध्याय आज वो मलेमास के संदर्भ में आया है, कुछ दिन पहले नवतपा वो ग्रहण के संदर्भ में आया। अभी भी आज लोग उसी की गणना कर रहे हैं, सूर्य का अंश और कितने डिग्री का, कितनी राशियां, इतनी बात तो ज्योतिष में है। पूरी दुनिया का आधार भी अभी वही है। जरूरत है हमें उसको नए तरीके से, जो के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा कि विदेशी को स्वदेशानुकूल और स्वदेशी को युगानुकूल, जो संस्कृत के ग्रंथों में बातें हैं उनको आप ट्रांसलेट करें, ताकि अमेरिका वाले भी जाने, रसिया वाले भी जाने, चाइना वाले भी जाने और जापान वाले भी जाने कि भारत के अंदर में ये है। हमारा आपसे ये है सर, जानना हम चाहते हैं कि हमारे देश के, हमारे जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम कैसे संस्कार देंगे? हमें अपने संस्कृति के जो हमारा जो गौरव है उसे कैसे जिंदा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज का एक परिदृश्य बना हुआ है, एक जो परिवेश बना हुआ है हमारे संस्कृति के ऊपर, विदेशी संस्कृति यानी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो है हावी है। तो मेरा यह कारण है कि आने वाली पीढ़ी या आने वाले समय में हम पुनः अपनी संस्कृति के गौरव को कैसे जिंदा करेंगे? देखिए, ये जो संस्कृति, दो तीन बार हम भी बोले थे, ये संस्कृति है ना, हम इसको मानते हैं ये हमारे धर्म का पर्यायवाची है और हमारी संस्कृति तभी जिंदा रह सकती है जब हमारा धर्म जिंदा रह जाएगा। धर्म जिंदा और संस्कृति जिंदा, देश जिंदा, इसका एक बड़ा अच्छा तारतम्य है। अभी ज्येष्ठ के महीने में
अंग्रेजी का पिछला महीना जून गया होगा। प्रत्येक अंग्रेजी के जून महीने में ही ना वो जेठ आता है, और यह तय है कि उस जेठ के अमावस्या को बट सावित्री व्रत स्त्री लोग मनाती है, और सूर्य अपने चरम पे होते, गर्मी का समय होता है। बैसाख में गर्मी होने के कारण सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे सूखने के कगार पे होते हैं। महिलाएं उस दिन बट सावित्री का व्रत करती हैं, माथे पर कलश लेकर के, खास करके नवविवाहिता, पुराने भी विवाहिता जो भी सौभाग्यवती स्त्री वो जाते हैं और बरगद के पेड़ में जल देते हैं। क्या होता है? यही धर्म है और यह संस्कृति भी है कि पूरे गर्मी के महीने में जो पेड़ सूख गया है वो चौक चौराहे पर खड़ा बरगद का वृक्ष, बड़ा वृक्ष है, पीपल और बरगद में पानी अगर अभी जाकर के डाल दोगे तो वह वृक्ष जिंदा रह जाएगा, और एक बड़ा वृक्ष जिंदा रह जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा देगा, हम स्वस्थ रहेंगे, और ये वृक्ष जिंदा रहेगा तो आषाढ़ और सावन के महीने में बारिश भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छा होगा। यह हमारा धर्म ज्ञान देता है। हमें यह ज्ञान अपने उन जींस टॉप वाली बेटियों को देना है कि बेटे ठीक है, कंप्यूटर का आया, सुपर कंप्यूटर का ज़माना आया, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर का ज़माना है, मैं स्क्रीन पे सारा सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति जिस दिन नष्ट होगी पूर्ण रूपेण, उस दिन भारत नष्ट होगा, और पूर्ण रूपेण हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो गए तो उस दिन भारत विश्वगुरु बन जाएगा। सर, अब आपको एक यहाँ रोकना चाहेंगे, चूँकि आप ज्योतिष शास्त्र से आपने उपाधि पाई है सर, और वर्तमान समय विज्ञान का युग है, और आधुनिकता की चकाचौंध में बहुत सारे हमारे जो युवा पीढ़ी हैं खास करके, या बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो ज्योतिष शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करते हैं, या उनके प्रति उनका वो भाव नहीं है। तो आप ज्योतिष शास्त्र से उपाधि है तो क्या कहना चाहिए? सर, हमको ऐसे कोई लोग नहीं मिले हैं। हो सकता है कि हमको, हाँ, हमें याद आ रहा है कि कुछ 2, 4, 5 वर्ष पहले ऐसे लोग मिलते थे जो कि इसके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, लेकिन जब उनको कोई मेरे जैसा समझाने वाला आदमी मिल जाता है। हम ये जानना चाहेंगे इस मंच से कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ज्योतिष शास्त्र को आप यह तंत्र, ढोंग और पूजा पाठ के दृष्टि से मत लीजिए, इसको विज्ञान के भी दृष्टि से मत लीजिए, इसको आप पराविज्ञान की दृष्टि से लीजिए। क्या है ज्योतिष? तो ब्रह्मांड में 9 ग्रह घूम रहे हैं, जो कि पटना के तारामंडल में भी दिखा रहा है। वहाँ पे एक हमारा जन्म जिस समय जिस धरती पर हुआ है, उस समय सूर्य की क्या स्थिति बन रही है? एक कौन बन रहा होगा? सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ, और हमारा जन्म यहाँ। तो यह आधार, यह लंब और यह कर्ण, जस्ट लाइक ए मैथ है। मेरा जन्म यहाँ, सूर्य यहाँ, और उससे एक पृथ्वी का बना आधार, वो हुआ लंब, और ये हो गया कर्ण। उसका अभी मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सूर्य बदल रहा है, चंद्रमा बदल रहे हैं, अलग अलग ग्रहों की स्थिति बदल रही है, और हमारा उम्र भी बदल रहा है, पृथ्वी की भी स्थिति बदल रही है। अभी उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह भी ज्योतिष है। ज्योतिष इतने तक सीमित नहीं है। ज्योतिष यह भी बताता है कि पिछले नवतपा 5 ग्रह एक राशि पे आए, बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, दैनिक भास्कर में यह विषय भी आया था, बड़े जोर शोर से आया था। तो इसका इफेक्ट आगे पड़ेगा, बारिश होने वाली। अभी सर हाल ही में जो वैश्विक बीमारी कोरोना आई है, मैंने देखा कि हमारे जो पंचांग थे, उन पंचांग में इसकी भविष्यवाणी पहले की गई है। मैं भी आज एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि आगे मंगल बकरी होने वाला है, जिसमें हमने लेख लिखा है कि मंगल बकरी होने से सोना और सुनार प्रभावित होते, अग्नि का उपद्रव होता है, सेना प्रभावित होते, यानी कि आगे भारत के लिए युद्ध, अग्नि, भय और सेना के लिए, सोना के लिए प्रभावित करने वाला समय, यानी आने वाले समय भारत के लिए युद्ध होगा। सर, ये पूरा का पूरा सिस्टम ना, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, हम उसकी गणना नहीं करते। आपने सर एक प्रश्न अभी जो आपने कहा, जो उक्ति आपने बताई, ये आने वाला समय जो है युद्ध का 2 सितंबर से मंगल बकरी हो रहा है। जी। मंगल बकरी होकर के वो आगे नवंबर तक रहेगा, उसके आगे 3 महीने तक मंगल बकरी का प्रभाव पड़ता है। मंगल अग्नि का कारक ग्रह है, मंगल लाल का कारक ग्रह है, मंगल धातु में सोना का कारक ग्रह है, व्यक्ति में सेना का कारक ग्रह है, और अग्नि का कारक ग्रह, यानी कि ये सभी संकेत हैं इस चीज के कि युद्ध जो हमारा भी तनावपूर्ण स्थिति, परमाणु विस्फोट, अग्नि उपद्रव, अग्नि का, संपूर्ण विश्व में आज भयावह स्थिति बनी हुई है, युद्ध के कगार पर सभी देश आपस में एक तरह से उलझे हुए हैं सीमा विवाद को लेके। सर, आप एक अच्छे शिक्षक भी हैं, तो वर्तमान समय में एक अच्छे शिक्षक का बड़ा योगदान हो जाता है। हम देख रहे हैं कैसे छात्र का निर्माण हो, कैसे सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो, इस संदर्भ में शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है? शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, यह तो सब लोग जानते हैं, कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में हमें शिक्षक, वर्तमान परिदृश्य में मेरा स्पष्ट मानना है ना सर, 2 बातें हैं। एक
तो सरकारी शिक्षक है, दूसरे निजी शिक्षक है। सरकारी शिक्षक को व्यापारी बनने से रुकना होगा और जो प्राइवेट टीचर को व्यापारी बनने से रुकना होगा, और जो सरकारी शिक्षक है उनको कर्तव्यनिष्ठ होना होगा। तभी शिक्षक की गरिमा रहेगी, तभी समाज हमारा रहेगा और तभी छात्र रहेगा। समाज रहेगा तभी राष्ट्र की परिकल्पना हम कर सकते हैं। सर, आप छात्र राजनीति से जुड़ा रहा है, आने वाले समय चुनाव का समय है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी सामने है, इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? सर, मैं किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार रखता नहीं हूँ। मैं वंदे मातरम भारत माता की जय कहता हूँ तो लोग दक्षिणपंथी समझ जाते हैं। मैं पूंजीवाद के विरुद्ध में लेनिन और मार्क्स के आंदोलन का भी समर्थक रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, अपने शिक्षक मित्रों के बीच में कहता हूँ कि वह मजदूरों का भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैंने इसलिए कहा सर कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पहले यहाँ राजतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी। दोनों के परिदृश्य में आप जो वर्तमान परिदृश्य है लोकतांत्रिक और राजतंत्र, उसकी तुलना में जो आने वाली सरकार होगी हमारी, जो भी हो, जिस भी पार्टी की हो, उसके संदर्भ में आपके विचार? सर, बिहार पे हम इसमें फोकस करेंगे। जी। चूंकि अभी आने वाला चुनाव बिहार है और शायद आप उसी से संबंधित प्रश्न पूछ भी रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति की राजनीति में जकड़ा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ शिक्षा की वही बदहाली है। कॉलेजों में कुछ अतिथि शिक्षकों के आ जाने से बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा में परिवर्तन होगा, ये नहीं है। कुछ एसटीटी की परीक्षा हुई और 6 साल के बाद अभी तक उसकी सीटीटी और टीईटी और एसटीटी की परीक्षा नहीं हुई, शिक्षकों की कुछ नियुक्ति हो गई, इससे शिक्षा का हाल बदलने वाला नहीं है। अच्छा सर, यहाँ से जो आपके युवा सुन रहे होंगे, जो भी हमारे जितने भी युवा दर्शक आपको सुन पा रहे होंगे, चूंकि आप शिक्षक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उस संदेश का वो अपने जीवन में लाभ लें और राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान हो? मैं सबों से एक ही आग्रह बार बार करता हूं और आपके माध्यम से युवाओं से नहीं भाई, भारत के हर एक लोगों से ये आग्रह करूंगा कि उनको अपने जीवन में एक बार एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए और जीवन में जो वो कुछ करें उसमें राष्ट्र का क्या हित है इसका चिंतन जरूर करें। हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के पति हैं और किसी के पिता भी हैं, यह हमारा व्यक्तिगत दायित्व है, लेकिन हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, हमारा राष्ट्रीय दायित्व क्या है? ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें समाज का लाभ क्या हुआ, राष्ट्र का क्या लाभ क्या हुआ, इसका भी चिंतन हमें जरूर करना चाहिए और व्यक्ति को व्यक्ति से निकल के समाज बनना चाहिए। जब हम अपने दायित्वों का निर्वाह करने लगे, हम समाज के लिए जीने लगे, हम राष्ट्र के लिए जीने लगेंगे, पिता पुत्र बेटे के साथ साथ समाज में भी मिल जाएंगे, तो हमारे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा और देश का भी कल्याण हो जाएगा। तो हर लोगों से हमारा ये 2 आग्रह होता है कि आप स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ें और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर के समाज के लिए जिए। और मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुंदर विचार दिए। सर, केवी स्टूडियो लगातार 2 महीने से एक यहाँ के लोगों का एक मंच मिला विचार जानने के लिए, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस मुहिम को मजबूत करने के लिए। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सोशल मीडिया के माध्यम में स्पष्ट कहूँ कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से केवी स्टूडियो के कार्यक्रमों को देख रहा था, नज़दीक से देख रहा था, समझ रहा था। रोशन सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। रोशन जी से मैं 4-5 साल पहले एक बार मिला था, वो मिलना अलग मिलना था और जब मैं इस चीज़ को नज़दीक से समझा तो मुझे लगा कि शायद बेगूसराय का वो नौजवान जो राजनीति में अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया, बीए ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद, पीजी करने के बाद वो क्या करेगा उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन रोशन जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर का जो विचार है, हम जो कर रहे हैं, आज जीडी कॉलेज में हमारे कोई छात्र नेता हमारे कुछ काम कर रहे हैं, वो दरभंगा में विश्वविद्यालय स्तर के लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन केवी स्टूडियो उनका साक्षात्कार लेती है और वो सोशल मीडिया पे चलता है, तुमको लगता है कि ये तो हमारा वही मोहल्ले का वही लड़का है या ये है। यानी कि वो जो घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिद्ध, जो एनडीटीवी में बैठ करके कभी रवीश जी करते थे तो कहता था कि भाई रवीश जी ने उनका इंटरव्यू लिया, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने लिया, अंजना कश्यप जी ने लिया। ये आज बेगूसराय में बेगूसराय के लोगों के लिए ये हो रहा है। ये मतलब मैं क्या कहूँ, इसके लिए शब्द कम है उनको धन्यवाद करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने सुंदर विचार दिए। आपने अपने व्यस्तता से, चूंकि बहुत व्यस्त रहते हैं आप, फिर भी आपने हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आपका भी धन्यवाद।